नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम है इनको जानिए। आप जानते हैं कि इनको जानिए कार्यक्रम में हम किसी ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ पर इस मंच पर आमंत्रित करते हैं जिनसे हम जो उनकी विशेषताएं हैं, जो उनके क्षेत्र हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं। ये हमारे लिए आज बहुत अच्छी बात है कि आज इस मंच पर हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं सुपरिचित अभिनेत्री, कवियत्री, पत्रकार और एंकर डॉक्टर अल्पना सुहासिनी को। सबसे पहले हम आज के विशेष अतिथि को इस कार्यक्रम में जोड़ देते हैं, डॉक्टर अल्पना सुहासिनी। नमस्कार, आपका माइक आपका ये ऑन करिए। प्रणाम सर, और जी, पटल से जुड़े सभी लोगों को भी मेरा प्रणाम। बहुत बहुत आपका स्वागत है अल्पना जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप, मुझे पता है कि आप अपने कार्यों में इतना व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़ गई हैं। अभी अब मित्र हमारे साथ अब जुड़ने शुरू हो गए। रोशनलाल दलाल जी हमारे साथ जुड़ गए, हरे कृष्ण बोलते हैं, स्वागत करते हैं आपका। और जी रमेश चंद्र शुक्ल जी संभवतः आजकल कानपुर में ही होंगे, जी, हार्दिक स्वागत और शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं। अब शुक्रिया। लगातार मित्र मित्र जुड़ने शुरू हो गए। मैं अपने मित्रों को आपका संक्षिप्त सा परिचय तो आपका बहुत बड़ा है, देना चाहूंगा। आपकी एक काव्य पुस्तक प्रकाशित हुई है, तेरे मेरे लब की बात। ये कब के सन में प्रकाशित हुई थी? जी, ये अभी हुई है 5-6 महीने पूर्व में। क्या 5-6 बात माह है, पूर्व उसके दर्शन कराइए अल्पना में। जी। जी जी, बिल्कुल, ये पुस्तक है मेरी। क्या बात है, बहुत अच्छा गेटअप है, बहुत जी बढ़िया। जी और हमें आशा है हमें ये पुस्तक आपकी जरूर मिलेगी। इस बीच जी, में बिल्कुल। ऋतु माथुर जी जुड़ गए हमारे साथ, अशोक मिश्री जी भी जुड़ गए हैं। अब लगातार मित्र आ रहे हैं, देख रहे हैं आपका कार्यक्रम। और आप पत्रकार भी रही हैं, आप दैनिक भास्कर में उप संपादक का कार्य आपने किया है। जी और पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं डॉक्टर अल्पना सुहासिनी प्रकाशित हुई हैं। ये तो आपके, अब देखिए कितने मित्र लगातार जुड़ गए। मैं आपको बता दूं, विजय संदेश जी, पिलकेंद्र अरोड़ा जी, और अमेरिका से अनदा पाटनी जी भी जुड़ गई हैं। प्रणाम प्रणाम सभी। जी जी, मैं भी उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब सबसे पहले जो मेरे लिए महत्वपूर्ण आज है, मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं। अभी पिछले दिनों जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की जी। गई है, उसमें हरियाणवी फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल सर, उस पुरस्कार बिल्कुल। की घोषणा कर दी गई है। और जी आपको इसलिए बधाई देता हूं, अपने मित्र यशपाल शर्मा जी को तो बधाई दी मैंने, और इस पटल के माध्यम से भी आज मैं उनको बधाई देता हूं। और उस फिल्म में अल्पना सुहासिनी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वो क्या है, वो आपसे हम बातचीत करेंगे। दादा लक्ष्मी, जिस जी पर जी। अभी भी पिछले दिनों भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। जी जी आपसे अब देखिए, आपके इतने सारे कार्य रहे हैं, आप पत्रकार रही हैं, आप बहुत अच्छी कवियत्री हैं, आप एंकर भी, आपने एंकर का काम किया, और जी विशेष रूप जी से आप आकाशवाणी के साथ भी जुड़ी रही हैं, जी दूरदर्शन के साथ जुड़ी रही हैं। तो लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आजकल अब 15 अगस्त का बात माहौल बनने लगा है। तो सबसे पहले एक कवि के रूप में आप क्या सुनाना चाहेंगे? जी, जी। आपने बात की जैसे कि अमृत महोत्सव चल रहा है आजकल। अन्नदा पाटनी जी जुड़ी हैं, प्रणाम करती हूँ अन्नदा जी, बहुत प्यार करती हैं, बहुत स्नेह करती हैं हमेशा, हर आयोजन में जुड़ती हैं हमारे साथ, और तमाम मित्रों को भी मेरा प्रणाम है। और सर्वप्रथम तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि मैं आज अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जो हमारे आदर्श रहे, आदरणीय उपेंद्र नाथ रैना सर, जिनके साथ बातचीत करने का स्वप्न होता है सभी का, जिनको सुनने का, जिन्हें जानने का, आज उनके साथ बातचीत का अवसर मिला है। हृदय से आभारी हूँ सर, आपकी बहुत-बहुत कृतज्ञ हूँ और साथ ही सभी मेरे को लिए भी नमन बहुत करती अच्छी बात है, आज आपने समय हूँ। बहुत निकाला, शुक्रिया। इस पटल के साथ जुड़ गई है, मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। जी। जी, बहुत शुक्रिया सर, और एक गीत रखती हूँ मैंने, वर्तमान जो परिस्थितियाँ चल रही हैं,
उन पर लिखने की कोशिश की थी। वक्त की दरकार है, यलगार हो यलगार हो। वक्त की दरकार है, यलगार हो यलगार हो। अब दमन के चक्र का प्रतिकार हो प्रतिकार हो। और इसका बंद देखिएगा कि अब न चलने पाएंगी जग में विषैली आंधियां। अब न चलने पाएंगी जग में विषैली आंधियां। हर कुटिल कामी का अब संहार हो संहार हो। वक्त की दरकार है, यलगार हो यलगार हो। और इसका बंद देखिएगा कि क्रांति धर्मी चेतना की नई कहानी चाहिए। परिवर्तन का दौर है ये, मेरा ये मानना है कि क्रांति धर्मी चेतना की नई कहानी चाहिए और जोश लाए देश में ऐसी जवानी चाहिए। क्रांति धर्मी चेतना की नई कहानी चाहिए, जोश लाए देश में ऐसी जवानी चाहिए। और लूटने पाए न अब तो अस्मिता कोई कहीं। क्या बात है। लूटने पाए न अब तो अस्मिता कोई कहीं। धमनियों में अपनी अब ऐसी रवानी चाहिए। और अंत बहुत करने को अनेका, शुक्रिया, अंत करने को अनेका हर युवा तैयार हो। वक्त की दरकार है, यलगार हो यलगार हो। और इसका दूसरा बंद देखिएगा कि हो सफाया देश से अब भ्रष्ट आर्थिक तंत्र का। हो सफाया देश से अब भ्रष्ट आर्थिक तंत्र का। अब करेंगे जाप हम ईमान के ही मंत्र का। हो सफाया देश से अब भ्रष्ट आर्थिक तंत्र का। अब करेंगे जाप हम ईमान के ही मंत्र का। अब न उड़ने पाएगी खिल्ली हंसी संसार में। कामना है देश में अब साफ सुथरा तंत्र हो हृदय में प्यार। हो हृदय में प्यार लेकिन हाथ में तलवार हो। वक्त की दरकार है, यलगार हो यलगार हो। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत क्या बात है, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत तो शुक्रिया। अब अपने आप आरंभिक दिनों की याद करिए, कहाँ पर आपका जन्म हुआ है और बचपन कैसे बीता है आपका। जी जी, मेरा जो है असल में हरियाणा में हिसार एक छोटा सा शहर है, बहुत प्यारा और खूबसूरत शहर है। वहाँ मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री निर्दोष हिसारी जी, वो क्या बात। हरियाणा के ख्याति नाम साहित्यकार रहे, मैं उन्हें नमन करती हूँ। और ये मेरा सौभाग्य रहा क्योंकि मैं असल में गुर्जर बिरादरी से संबंधित हूँ। और क्या गुर्जर बात। बिरादरी की एक विडंबना ये है कि वहाँ पर ना लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है। लेकिन मेरा सौभाग्य ये रहा कि पिताजी जो हैं वो रचनाकार थे, साहित्यकार थे। तो आंखें जब खुली तो चारों ओर किताबें ही किताबें। और घर में हम 5 भाई बहन थे, माँ भी जो है वो शिक्षित थी। ये भी और ज्यादा सौभाग्य की बात रही कि माँ भी शिक्षित थी। और मेरे बाबा जी जो हैं उनका बहुत बड़ा कद था पूरे समाज में। जी और जी जी। उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर हर जगह जो बुलाया जाता था। और बहुत छोटी-छोटी गोष्ठियों में, आयोजनों में वो अक्सर जाते रहते थे। और मुझे आज भी ध्यान है कि मैं बहुत छोटी-सी थी और उनकी उँगली थाम करके उनके साथ-साथ जाती थी। और नहीं मालूम था कि कैसे वो चीज़ें आपके भीतर जो है रच बस जाती हैं। तो बस वो बाबा के साथ जाना है इसलिए जाते थे, लेकिन बहुत कुछ शायद भीतर एकत्र होता है। और फिर परिवार में हम 5 भाई-बहन हैं और मुझसे जो 7 साल बड़े भाई मेरे श्री सदोष खेसारी, दुखद है कि उनका कम उम्र में ही 47 साल की उम्र में ही महज़ अभी कुछ साल पहले देहावसान हो गया। तो वो जो है डैडी के जाने के बाद उनकी मैं तब 8वीं कक्षा की छात्रा थी जब डैडी चले गए। और बहुत छोटी थी, डैडी को उस तौर पर बहुत ज़्यादा नहीं जान पाई, बस इतना ज़हन में आता है कि काव्य गोष्ठियाँ होती रहती थी, शहर भर के साहित्यकार एकत्र होते थे, डैडी की बहुत सारी मैगज़ीन्स आती थी लगातार, बच्चों के लिए अलग तरह की पत्रिकाएँ उन्होंने बनवा रखी थी। तो वो एक पूरा माहौल, साहित्यिक माहौल रहता था घर में हमेशा, पठन-पाठन का भी। और तो भाई मुझे चुन-चुन के किताबें देते थे, पहले खुद पढ़ते थे, फिर उन्हें लगता था कि हाँ, तो मुझे घर में भोलू बोलते थे तो कि भोलू ये वाली किताब पढ़ो। ये पढ़ना तुम। वो वहीं से कहीं न कहीं एक नींव तैयार होती गई। और मैंने शायद उतना नहीं पढ़ा, लेकिन भाई को पढ़ने का इतना शौक था कि पूरे विश्व भर का साहित्य दिन-रात पढ़ने का शौक था उन्हें। पाठक क्या। बहुत कमाल के थे। और फिर लेखन भी उतना ही उत्कृष्ट उनका जो है रहता था हमेशा। पर असमय चले जाने से वो उतना कुछ नहीं रच पाए, कह पाए, जितना वो कर सकते थे।
डैडी ने प्रबंध काव्य लिखा, मृत्युंजय महावीर, और उनका उपन्यास व्याकुल लहरें प्रकाशित हुआ। इसके जी, अलावा जी। गीत गज़लें उनकी जो हैं वो उनके देहावसान के बाद हमने प्रकाशित करवाईं। आदरणीय हरिवंश राय बच्चन जी उनके काव्य गुरु रहे, उनसे उनका पत्र व्यवहार लगातार चलता था, वो मिले भी थे 2-3 बार उनसे, और बहुत आत्मीयतापूर्ण उनके पत्र रहते थे हमेशा। अभी भी हमारे पास 100 के करीब उनके पत्र जो हैं, वो रखे हैं। कुछ एक पत्र तो दोस्त ले जाते थे कि हम अपने दोस्तों को दिखाएँगे। अमिताभ जी की शादी का कार्ड भी घर पर आया था, और उनकी बिटिया हुई अमित जी के जब, तब वो भी आया, और मतलब वो इतने आत्मीयतापूर्ण पत्र हैं कि उनमें बाकायदा कि अमित अभी मुंबई चले गए हैं, वहाँ फ़िल्मों में कोशिश कर रहे हैं, और हम बूढ़े-बुढ़िया यहाँ अकेले बैठे हैं, इस तरह से मतलब पूरे वो रहते थे। तो उस माहौल में ही बस थोड़ा बहुत पढ़ती गई, और शायद वही संस्कार बनते चले गए। और नहीं, मैं जो देख रहा था कि आपने बहुत अच्छा है, आपने डॉक्टरेट भी किया है, तो क्या जी। विषय क्या लिया था आपने? किस विषय हाँ पर जी, आपने शुरू किया? जी, मेरा सौभाग्य रहा कि शादी के बाद गाज़ियाबाद आने के बाद जो है, आदरणीय डॉक्टर कुँवर बेचैन जी मेरे क्या गुरु बात है! रहे। क्या उनके क्या बात निर्देशन में मैं उन्हें नमन करती हूँ, और बहुत मेरी साहित्यिक पृष्ठभूमि यहाँ गाज़ियाबाद में तैयार करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। पहला मंच उन्हीं के साथ किया मैंने यहाँ पर। तो उनके निर्देशन में मैंने हिंदी मंच के गीतकार और उनके गीतों का समीक्षात्मक अध्ययन विषय पर शोध कार्य किया, जिसमें हमने 20 गीतकारों को लिया, और बच्चन जी से ये परंपरा शुरू होकर के अब तक जो अच्छे गीतकार हैं, हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगी कि जो हमने चुने वही जो हैं वो हैं। बहुत लोग छूटे, बहुत लोग, क्योंकि बहुत लंबी फ़हरिस्त बन रही थी इसमें। फिर ये निर्णय लिया गया कि या तो अन्य में रखेंगे, या फिर जो है बाद में मैं बुकलेट के तौर पर इनको निकालूँगी। तो अभी तक भी सब मुझे डपटते थे इस चीज़ के लिए, बीच में थोड़ा शूटिंग-वूटिंग का काम शुरू हो गया। तो कहते थे कि अल्पना ये बहुत अच्छा वो बन रहा है तुम्हारे पास, इसको प्रकाशित करवाओ, शोध कार्य को। क्योंकि सर हर एक गीतकार पर 6-6 अध्याय हैं, और अच्छी खासी बुकलेट एक व्यक्ति की एक रचनाकार की तैयार हो सकती है उसमें, और वो शोध करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी जानकारी है उसमें सब में। तो वो मेरा रहा सर, और ये तो गीतों पर आपने अद इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है, तो वो पुस्तक प्रकाशित आपने कराया होगा उसको, जो आपका शोध है, हाँ जी, पुस्तक। शोध पुस्तक तो है, हाँ जी। तो लेकिन मतलब उसकी पुस्तक। अलग-अलग पुस्तकें डॉक्टर बेचैन जी कहते थे कि इनकी अलग-अलग पुस्तकें आ सकती हैं बाज़ार में। तो इनको अलग-अलग छपवा के, ताकि क्योंकि आज का दौर ऐसा है सर कि इतना बड़ा शोध ग्रंथ लेके कोई नहीं बैठता ना। जी, जी, सही बात है। तो काफ़ी विस्तार में काम हुआ था उसमें। हर एक कवि पर 6-6 अध्याय, और उसमें भी फिर आगे जो है जितने भी उनका विभाजन हो रहा है, मान लीजिए कि संयोग और श्रृंगार परक गीत है, संयोग और वियोग श्रृंगार परक गीत, पहला अध्याय। तो उसमें भी संयोग के जितने तत्व हैं और फिर वियोग के जितने तत्व हैं, उस तरह से पूरा विस्तार पूर्वक काम हुआ था। तो फिर ये पत्रकारिता कब से आपने शुरू की? क्या मतलब ये शौकिया किया आपने, या रोज़ी-रोटी के मतलब कारण इसको आपको जॉइन करना पड़ा दैनिक भास्कर? जी, दोनों ही स्थितियाँ कहेंगे। मतलब डैडी के जाने के बाद थोड़ा आर्थिक व्यवस्था चरमराई थी घर की, काफ़ी चरमराई थी कहूँगी। और हम चूँकि मुझ पर ख़ैर ऐसा कोई दबाव नहीं था, क्योंकि बड़े भाई-बहन थे सब, मैं सबसे छोटी, और छोटे भाई से भी 7 साल छोटी थी मैं तो, बहुत दुलार में और उसमें। लेकिन पता नहीं बचपन से ही रेडियो सुनने का बहुत शौक था, खबरें पढ़ने का बहुत शौक, अखबार को ज़ोर-ज़ोर से पढ़ना, पढ़ कर के बाबा को सुनाना। मेरा ये मानना है, आज जब बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं कि एंकरिंग कैसे, मतलब कैसे करें? एंकरिंग कैसे सीखें? मेरा ये मानना है कि ये सब चीज़ें सीखने की नहीं, बचपन से जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वो आपके भीतर आत्मसात होता है, वो व्यर्थ नहीं होता कभी भी। क्या कोई बात है! भी चीज़ यूँ ही सही। नहीं होती कभी भी। हुँ, वो हुँ, हुँ। आपका व्यक्तित्व निर्माण कर रही होती हैं चीज़ें, कि आप क्या देख रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं। तो मैं उन बहुत रेडियो भी सुनती थी, बहुत ज़्यादा मैं अखबार वगैरह भी पढ़ती थी, सब कुछ। तो वो भीतर कहीं न कहीं हुआ, और उसी दौरान दैनिक भास्कर जब हिसार में आया पहली बार, तो प्रकाशन वहाँ से शुरू हुआ। तो मेरे एक मनोज छाबड़ा भैया हैं, भाई के दोस्त, उनकी बहन हैं किरण जी, वो जा रही थी, तो उन्होंने बोला, "अल्पना तुम भी चले जाओ साथ में तुम।" अब मैं बहुत दब्बू सी लड़की थी तब तक। हालाँकि मैं स्पीच कॉन्टेस्ट वगैरह में तो जाती थी, पर मैं स्पीच से अलावा मैं बिल्कुल वैसे ही दब्बू सी रहती थी।
तो वो मुझे लेकर के गए दैनिक भास्कर के कार्यालय में, और जब वहां पहुंची तो हरिओम जी सर थे हमारे, हरिमोहन शर्मा जी, दैनिक जी जी। भास्कर के संपादक। जी, जी। उन्होंने ऐसे देखा कि इतनी घबराई हुई है लड़की, तो बोला कि आप मुझे ये एक काव्य गोष्ठी हो रही है, जाकर के कवरेज करके लेके आओ। अब वो मेरा पसंदीदा काम। एकदम मैं गई वहाँ, सब डेली के ही जानकार लोग थे, सर्वोदय भवन में गोष्ठी थी। वहाँ गई, सुना, तैयार किया मैटर, लेकिन घर आ गई और अगले दिन गई मैं रिपोर्ट तैयार करके। तो उन्होंने बोला कि ऐसा थोड़ी होता है, पत्रकारिता में तो उसी दिन देनी होती है खबर। मैंने कहा हाँ जी सर। तो कहते दिखाइए क्या लिखा आपने। अब उन्होंने जब पढ़ा तो उन्हें यकीन नहीं आया, उन्हें लगा मैं शायद भाई से लिखवा के ले आई हूँ। अच्छा तो अच्छा। उन्होंने बोला कि आप ना यहीं बैठ के और बिल्कुल अलग अंदाज में लिखिए पूरी खबर को। तो मैंने दोबारा से सारी की सारी बिल्कुल अलग अंदाज में उसकी मतलब शुरुआत अलग कर दी और सब। तो फिर उनको लगा कि हाँ खुद लिखा है। तो उन्होंने बोला कि आपका सिलेक्शन हो गया है, और क्या जानते बात। हैं किसने किया है? मैंने कहा जी किसने? कहते जो आपने रिपोर्ट बनाई है इसने किया है। अरे क्या बात। तो कितने कितने वर्षों तक आपने दैनिक भास्कर में कार्य किया? मैंने 4 साल तक किया था। जी जी जी। उसके बाद तो फिर शादी हो गई तो फिर छूट गया मतलब था। क्या शादी के कारण फिर छोड़ना पड़ा वही इस हाँ जी, यही? शादी के कारण छोड़ना पड़ा सर। जी जी जी। और उसके बाद जी। और कोई फिर सेवा शुरू की आपने, या फिर आपको लगा कि अभी घर गृहस्थी ही संभालनी चाहिए, परिवार जी, में ही बीच रह? में थोड़ा ब्रेक आया शादी के बाद, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने दैनिक महामेधा न्यूज़पेपर निकलता था, वो जॉइन किया मैंने, और उसमें राज कौशिक जी, आदरणीय राज कौशिक बहुत उम्दा साहित्यकार भी हैं, वो हमारे संपादक थे वहाँ पर। और जी जी। कृपाशंकर श्रीवास्तव जी हमारे फीचर डेस्क के प्रभारी थे। तो मैंने फीचर डेस्क पे वहाँ पर किया। वहाँ भी मैंने 1 साल के करीब किया। और लेकिन बच्चा मतलब बेटा 4 महीने का था, 2 बसें बदल के जाना, आना, बहुत भाग-दौड़, जद्दोजहद, और शादी के बाद थोड़ी स्थितियाँ भी उस तरह इतनी निश्चिंतता नहीं रहती है। तो थोड़ा-सा फिर मुझे फिर से छोड़ना पड़ा। और उसी दौरान आकाशवाणी दिल्ली का भी मेरा चल रहा था, वहाँ पर भी ड्यूटीज़ लगती थी विदेश प्रसारण प्रभाग में। वो भी पूरी रात का ट्रांसमिशन जी, रहता था। जी, जी। मैं रहा जी, हूँ जी। उसमें, मैं प्रोग्राम ऑफ़िसर था उसमें। वो तो अरे सब सर, क्या बात! रात के ही ट्रांसमिशन होते हैं। रात का ही होता था सर वो। सुबह 4 तो बजे तक तो नींद आनी शुरू हो जाती थी वहाँ। जी, तो वो मैंने किया सर फिर वहाँ पर। और फिर वो भी बीच में छूटा। इधर से ये अखबार वगैरह, क्योंकि अखबार में टाइमिंग तो फिक्स होती नहीं सर, आप तो जानते हैं। वो तो आप मतलब जब तक पेज छपकर नहीं आ जाएगा। जैसे हाँ, हाँ। दैनिक भास्कर में तो रात को हम डेढ़ डेढ़ बजे फ्री होते थे, 2-2 बजे फ्री होते थे। और इधर महामेधा में ये था कि फीचर डेस्क था, तो मतलब वो एक पेज आपका पूरा रहता है, तो वो वीक, पूरा एक वीक मिल जाता था। पर फिर भी 6-7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा छूटे उस समय। ये पत्रकारिता या आकाशवाणी में जाना, और इस तरह से जो आप एंकर जो आप कह रहे हैं, तो जो अनाउंसर्स होते हैं, उनका जी, कार्य किया आपने, तो इसके लिए तो स्वाभाविक है, आपको कभी ऑड आवर्स में भी जाना पड़ता है, वहाँ जी, पर आपकी ड्यूटी उस तरह की लगती है, तो इस तरह से काम कार्य करने में तो परिवार में कोई ऐसी कोई समस्या तो नहीं आई, दिक्कत तो नहीं आई? क्योंकि आपको रात-रात भर वहाँ रहना पड़ा, आकाशवाणी में जी, भी जैसे आप कह रहे हैं, ड्यूटी जी, थी। नेचुरली जी। स्वाभाविक है कि आपकी शादी हो चुकी थी। तो उस तरह से कोई मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि परिवार से पूरा आपको वो सहयोग मिला होगा, समर्थन तो मिला हाँ होगा? जी, जी बिल्कुल मिला, लेकिन फिर वो एक समय के बाद खुद ही लगने लगा कि मतलब बच्चे बिल्कुल छोटे-छोटे, तो लगा कि दिक्कत आ रही है। तो फिर वो एक काफ़ी लंबा गैप आया था मेरे उसमें, तो मैंने उस फिर लंबे गैप में उसी दौरान मैंने पीएचडी स्टार्ट की थी कि चलिए कुछ तो हो। क्या बात है! तो मतलब आप जी। अपने प्राध्यापक पद के लिए कहीं पर किसी कॉलेज वगैरह में अप्लाई नहीं किया आपने? नहीं सर, ये इसलिए नहीं किया क्योंकि ना वो मुझे वही लगता रहा कि पता नहीं, मैं खुद भी शायद बाय नेचर भी ऐसी हूँ कि घर बहुत ज़्यादा उपेक्षित होता है, तो फिर खुद को ऐसे पीड़ा होती है। तो बच्चों को उपेक्षित करके जा जा रहे हैं, आ रहे हैं बच्चे घर में, जैसा बन रहा है खा रहे हैं। तो फिर वो मुझे पता नहीं क्यों सर, मैंने कई बार किसी स्कूल से भी ऑफ़र आई, तो 1-2 जगह से हुआ भी, लेकिन मैंने बहुत प्रयास नहीं किए सर, नहीं, मन नहीं माना।
अब चूंकि बेटा जो है 12th पास आउट हो गया है और उसका मतलब वो आगे इंजीनियरिंग के लिए जयपुर जाएगा अभी, और बेटी भी 10th में है, तो सोच रही हूँ कि 1-2 साल के बाद शायद मैं प्रोफेसर के लिए देखूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बातचीत तो हम जारी रखेंगे अल्पना आपके जी साथ, लेकिन मैं जी चाहता हूं कि आपका अभी जो काव्य संग्रह आया है जी। उसमें से आप एक दो कविताएं सुनाएंगे। अब इस बीच में देखिए बहुत सारे मैं और नाम आपके सामने, ममता किरण जी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रेमवदा अरे पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हैं, संतोष क्या रैना बात। जी जुड़े हैं, आशुतोष रैना जी जुड़े हैं, और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी भी अरे सर प्रणाम अ, प्रणाम। जी 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 आपके बारे में लिख रहे हैं कि बहुआयामी प्रतिभा वाली अरे है अल्पना। तो सर चलिए का बहुत हमेशा खुशी। आशीर्वाद मिलता है। जी 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 जी, आपको तो सब मित्रों का आशीर्वाद हमेशा जी। से रहा है। तो अब बहुत। एक दो कविताएं आप सुनाइए, उसके बाद फिर और कई जो आपके क्षेत्र हैं उनके बारे में आपसे बातचीत कर। अब देखिए अखिलेंद्र मिश्र जी भी अरे जुड़ गए। सर प्रणाम सर प्रणाम। जी 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 स्वागत। जी 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 जी। आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। तो अब आप क्या अपने बात है। काव्य संग्रह में से अल्पना जी एक दो कविताएं सुनाइए। जी, जी। सर्वप्रथम प्रणाम करती हूँ ममता किरण मैम, आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर, आदरणीय अखिलेंद्र मिश्र सर, बहुत-बहुत प्रणाम। मेरा सौभाग्य कि आप सब मुझे सुन रहे हैं, जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया मैं आपका। मैं मैं अल्पना इस प्रतीक्षा में हूँ यशपाल शर्मा जी कब जुड़ेंगे। हो सकता है कि वो किसी सर उनका का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है अभी, कल, अरे हाँ, आपने तो आपने शायद मैंने वो ना देखा जुड़ था आज पाएँ। आज फेसबुक पे देखा था आपने वो संदेश जी, डाला जी, था जी। कि उनका हैक हो गया। जी जी। हाँ अच्छा, जी। अन्नदा जी कह रहे हैं कि हरियाणवी में कुछ सुनाइए। अब ये आप पर मैं मतलब आप पर निर्भर करता है। पहले आप जी जी हरियाणवी जी। हरियाणवी में तो मैं लिखती नहीं हूँ अन्नदा जी, माफी चाहूंगी, मैं नहीं नहीं, लिख पाई, उनका पता उनके नहीं कहने क्यों। का तात्पर्य होगा कोई लोक संगीत वगैरह थोड़ा बहुत उसका हाँ, नमूना मैं तो वैसे आप वैसे सुनाऊंगी। अ, अ, सावन चल रहा है तो सावन का सृजन एक गीत है तृप्ति सर। मिश्रा जी भी जुड़ गई हैं। बहुत सारे प्रणाम। मित्र जुड़ गए हैं, बाद में आप देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले जी कविताएं सुनाओ एक दो। जी जी। जी। हरियाणवी की बात कर रही थी तो सावन चल रहा है, तो हमारे हरियाणा में एक गीत गाते हैं सर, वो 2 लाइनें में। हाँ नानी फिर नानी बूंदिया हे माँ मेरी पड़ रही जी, नानी नानी बूंदिया हे माँ मेरी पड़ रही जी, ए जी कोई, हाँ जी कोई झूल घला दो बाग मेरी, झूलण जागी है माँ मेरी बाग में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी। अब जो हरियाणवी नहीं समझते उनको बताइए क्या अर्थ है इसका। जी, इसका मतलब ये है कि छोटी-छोटी बूंदें पड़ रही है, तो झूला डलवा दो माँ बाग में, हम सारी सखियाँ मिल कर के झूलने जाएँगी। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत प्यारा गीत है ये सर ये। देखिए लोग लोग गीतों का यही तो आनंद होता है, यही तो उनमें जो उसमें आंचलिक जो खुशबू आती है ना, जी, वो जी, बहुत जी। बहुत बहुत अच्छी लगती कमाल है। की होती है सर, वाक़ई, कमाल की वाक़ई। होती है, बहुत सही बात है। जी, तो आप कविताएं सुनाइए एक दो संग्रह में जी, से। जी। अच्छा, पहले ये अभी हम। बताइए शीर्षक शीर्षक जो आपने रखा है तेरे मेरे लब की बात, तो जी, क्या मतलब क्या क्या इसके पीछे ये मेरी क्या। गज़ल है सर, और जी ये जी। मतलब इस गज़ल ने मुझे मंच पे बहुत पहचान दिलाई सर, तो उसी का एक मतलब मिसरा है, तो पहला पहले मिसरा है। क्यों क्यों ना पहले वही गजल सुनाओ आप। वो गजल तो जी, इसमें जी, होगी। हाँ जी, सुनाइए हाँ जी, सुनाइए। बिल्कुल। आपका स्वागत है। जी, देखिएगा कि तेरे मेरे लब की बात, तेरे मेरे लब की बात, कैसे, कैसे बन गई सबकी बात। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शुक्रिया सर। तेरे मेरे लब की बात, कैसे बन गई सबकी बात, और इस शेर पर ध्यान चाहूंगी कि मैंने चाहा तब की बात, मैंने चाहा, मैंने चाहा तब की बात, वरना तुमने कब की बात। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत। मैंने चाहा तब की बात, वरना तुमने कब की बात, और याद है उसको आज का दिन, याद है उसको आज का दिन, भूल गया वो तब की बात।
याद क्या है बात है। उसको आज का दिन, बहुत शुक्रिया। याद है उसको आज का दिन, भूल गया वो तब की बात, और छीन के मुझसे ये दुनिया, छीन के मुझसे ये दुनिया, पूछे वो ये कब की बात। अरे वाह, छीन क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छून छीन के मुझसे ये दुनिया, पूछे वो ये कब की बात। और हमारे यहाँ जो खाप पंचायतें होती हैं हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उन पर कहती हूँ कि फिर पंचायत बैठ गई, फिर पंचायत बैठ गई, होगी बेमतलब की बात। अरे वाह, क्या फिर बात है, पंचायत, बहुत शुक्रिया सर, फिर क्या बात। पंचायत बैठ गई, होगी बेमतलब की बात। और जो धार्मिक उन्माद आए दिन फैलाया जाता है, उस पर कहती हूँ कि अपनापन भी खो बैठोगे, अपनापन खो बैठोगे, छोड़ो भी मजहब की बात। क्या बात। अपनापन खो बैठोगे, छोड़ो भी मजहब की बात। तेरे मेरे लब की बात, कैसे कैसे बन गई सबकी बात। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया, बहुत आसान शब्दों में आपने इतने तीर चलाए हैं, इतने शुक्रिया इतने सर, बहुत बड़ी, बहुत गंभीर बातें की है आपने। आप, साधुवाद शुक्रिया आपको, सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और कौन सी कविता, एक और कविता सुनाइए इसी संग्रह जी, में से। जी, जी, बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे थे राजनैतिक समीकरणों की और देशभक्ति की, तो थोड़ा जो स्थितियाँ विपरीत होती चली जा रही हैं, उन्हीं पर देखे गए गज़ल के चंद अशार। मतला कुछ यूँ हुआ है कि तुमने अपनी रोटी सेंकी, आग लगाकर बाबूजी। तुमने अपनी रोटी सेंकी, आग लगाकर बाबूजी, हमने तो तकदीर जला दी, बात में आकर बाबूजी। तुमने अपनी रोटी सेंकी, आग लगाकर बाबूजी, हमने तो तकदीर जला दी, बात में आकर बाबूजी। और दूर गरीबी हो जाएगी, मकान मिलेंगे अब सबको। दूर गरीबी हो जाएगी, मकान मिलेंगे अब सबको। झोंपड़ियां जलवा दी ऐसे ख्वाब दिखाकर बाबूजी। झोपड़ियां जलवा दी ऐसे ख्वाब दिखाकर बाबूजी। और बाजी वैसे जीत गए थे, हुनर के दम पर ये हम भी। बाजी वैसे जीत गए थे, हुनर के दम पर ये हम भी। तुमने शह को मात बताया, जात दिखाकर बाबूजी। तुमने शह को मात बताया, जात दिखाकर बाबूजी। और दीवारों में अक्सर दबकर रह जाती हैं चीख कई। दीवारों में अक्सर दबकर रह जाती हैं चीख कई। जीवन में भर दिया अंधेरा, रात बताकर बाबूजी। जीवन में भर दिया अंधेरा, रात बताकर बाबूजी। और कांच घरों पे जब भी पत्थर फेंके हैं दीवानों ने, कांच घरों पे जब भी पत्थर फेंके हैं दीवानों ने, तुमने उनको भी बहलाया, प्यार जताकर बाबूजी। क्या बात। तुमने उनको भी बहलाया, प्यार जताकर बाबूजी। तुमने अपनी रोटी सेंकी, आग लगाकर बाबूजी। हमने तो तकदीर जला दी, बात में आकर बाबूजी। बहुत बहुत शुक्रिया, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। तो अब आपका दूसरा संग्रह कब आने की उम्मीद है? जी, देखती हूँ सर, अभी कुछ गीत संग्रह का मन है कि एक गीत संग्रह आए। गीत कम लिखे हैं मैंने, और गज़लें ही ज़्यादातर कही गई। देखते हैं सर, माँ शारदे की जब कृपा हो। क्या, तो पहला पहला कवि सम्मेलन आपने कब उसमें भाग लिया है, कुछ याद है? आप तो छोटी थी तब, मैंने एक वीडियो देखा था शायद फेसबुक पर। जी, मतलब हिसार में ही, मतलब मैं शुरू से ही मंचों पर काफ़ी रही सर वैसे। कवि सम्मेलन के तौर, मतलब कवयित्री के तौर पर तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, मंच संचालिका के तौर पर ज़्यादातर बहुत मंच किए सर हरियाणा में। और तब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये प्रोफ़ेशन होता है। मैं ऐसे ही खूब सारे मंच करती थी सर। तो मतलब अच्छा खासा पूरा हरियाणा घूम लिया। और थिएटर काफ़ी किया सर मैंने, थिएटर के माध्यम से भी काफ़ी जाना हुआ बाहर, मतलब इंटर यूनिवर्सिटी, नेशनल स्पीच और डेक्लामेशन, डिबेट कॉन्टेस्ट वगैरह में भी काफ़ी शुरू से ही भागीदारी रही। तो मतलब मंचों पर तो शुरू से ही रही, लेकिन कवयित्री के तौर पर, ख़ास तौर पर मैं कहूँगी कि यहीं गाज़ियाबाद आने के बाद ही। और जो मुझे पहला पारिश्रमिक वाला जो कवि सम्मेलन याद आ रहा है, जो पहला मंच मैंने किया, वो तो आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के ही साथ
उन्हीं के व्यक्तित्व और कृतित्व पर मुझे बोलना था। तो शोध कार्य जो किया था मैंने उन पर, वो पहला बहुत एक लंबी दूरी के बाद, एक गैप के बाद मैंने वो मंच किया था। और बेचैन सर को भी नहीं मालूम था कि तब तक कि मैं मंच पर बोल लेती होंगी। तो उन जब मैंने बोला वहाँ, तो वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने फिर 2-3 मुझे संस्थाओं से जोड़ा, जिनमें एक आगमन संस्था थी और 1-2 संस्थाएँ और थी। किताब में बहुत अच्छा काम हो रहा था, किताब में भी आदरणीय पराग जी के उसमें संपर्क में रहे फिर काफ़ी समय। तो इस तरह से फिर उन्होंने एक तरह से आगाज़ करवाया आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन सर ने। और उसके बाद जो है फिर आदरणीय डॉक्टर रमा सिंह मैम के साथ एक मंच मैंने रामलीला मैदान में किया था, जो मेरा पहला आप पारिश्रमिक वाला बस मंच किन था। किन बड़े-बड़े लोगों का नाम आप याद करा रही है, बहुत अच्छा। जी, जी। तो क्या बात है। तो जी, जी। उनके साथ जो है रामलीला मैदान में पहली बार मुझे पारिश्रमिक जब मिला तो वो मंच था सर। लेकिन हाँ, ये एंकरिंग काफ़ी मंचों पर मैं शुरू से ही करती रही थी सर, आरंभ से ही। मतलब जब दूरदर्शन का इनॉग्रेशन फंक्शन हुआ था वहाँ हरियाणा में, उद्घाटन समारोह था, तो सुषमा स्वराज जी आई थी। तो उनके सामने भी मैंने ही मंच संचालन किया था और उस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट हुआ था पूरे देश भर में, जी, दूरदर्शन जी। पर। जी, जी। तो ये अब देखिए, आपने पत्रकारिता भी की है, आपने एंकरिंग भी की है, आप कवयित्री भी हैं, मंचों पर आपने काव्य पाठ भी किया है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जो फ़ेज़ है आपके जीवन का, वो है फ़िल्मों में काम करना। तो ये जी। रुचि कैसे एकदम पैदा हो गई आपकी? क्या इसके पीछे कोई, फिर बाद में ये बात करेंगे किस-किस में आपने काम किया है, कितना सार्थक कार्य आपका रहा है, मैं जो आपके बारे में जान रहा था। तो कैसे ये प्रेरणा कैसे मिली? ये रास्ता आपको बम्बई का, मुंबई का किसने दिखाया? जी। सर मैं थिएटर करती थी, मैंने जैसे बताया आपको। तो मतलब उन दिनों हमने एक हरियाणवी सॉन्ग तैयार किया था, पिंगला भरथरी। तो क्या उसके बात है। बहुत सारे शो हुए थे सर, बहुत सारे शो हुए, वो इतना कामयाब रहा था हमारा। असल में वो एक मैं डिप्लोमा कर रही थी हरियाणवी फ़ोकलोर एंड कल्चर। उस डिप्लोमा में प्रैक्टिकल वर्क था हमारा वो। और उसके बहुत सारे शोज़ हुए सर, और उसी में हमने कृष्ण लीला भी किया था। हमारे रामकुमार भारद्वाज सर थे वहाँ, उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर शुरू किया, लेकिन अफ़सोस वो 3 साल बाद बंद हो गया था वहाँ, वो डिप्लोमा ज़्यादा नहीं चला। लेकिन हम सौभाग्यशाली रहे कि हमें अवसर मिला। उसमें जब हमने ये किया तो पिंगला वाला किरदार जितनी बार भी उसके शो हुए मैंने किया, और वो इतनी वाहवाही मिली सर उसकी बहुत ज़्यादा। तो उसी दौरान मेरे पास जगत जाखड़ जी हरियाणा में हैं, मतलब अब तो नहीं है वो। चंद्रावल फ़िल्म के जो नायक थे, हीरो जो थे, तो उस फ़िल्म के हीरो थे, वो एक फ़िल्म बना रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि आप इसमें काम कीजिए। अब हरियाणा में अभी तक भी सर, अब थोड़ा बदलाव आ रहा है, लेकिन ये मानसिकता रही कि फ़िल्मी लाइन को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मतलब मानते। मतलब उसको ज़्यादा देख जी, प्रोत्साहित नहीं करते थे वहाँ। जी। प्रोत्साहित भी नहीं करते बिल्कुल। थिएटर तो होता है वहाँ, थिएटर के बहुत सारे वो हैं, लेकिन वैसे नहीं होता सर, मतलब फ़िल्मों के लिए उतना था नहीं, अब तो बहुत वातावरण बन गया। अब तो वातावरण खुल गया है, अब तो ये तो अब बल्कि यशपाल सर ने आकर के कहेंगे कि बना दिया उन्होंने, असल में ये उन्होंने किया है कार्य कहीं न कहीं। तो तब वो फिर मैं नहीं गई सर, फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों को अलग-अलग भेजा कि भी उनके हिसाब से रोल कर देंगे और ऐसा कर देंगे, वैसा। तो उसी दौरान मेरी सगाई हो गई थी। तो मम्मी ने बोला बेटा ऐसा ना हो कि मतलब आक्षेप उठे या वहाँ से मतलब पता नहीं सहमति हो या ना हो, रहने दो। और फिर मुझे लगा एक वातावरण की भी बात होती है सर। अब जो हुँ, वातावरण दिया जा रहा है ना फ़िल्मों के लिए, वो उस समय नहीं था। मुझे तो उस समय नहीं लगा था। तो मैंने भी इतना कुछ ऐसा लगा नहीं कि कुछ छूटा। लेकिन अब जो है शादी के बाद तो ख़ैर थिएटर भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं। तो कई बार लगता था, मम्मी से कई बार कहना कि मम्मी वो तब फ़िल्म मिली थी, अब मैंने की नहीं। अभी जब आदरणीय यशपाल सर की वापसी हुई मुंबई से हरियाणा में, तो वो जो है फ़िल्म बन रही थी एसपी चौहान, द हुँ। स्ट्रगलिंग मैन। हाँ, उसमें आपका जी, विशेष उसमें हाँ जी, जी। वो पहली फ़िल्म थी मेरी। उसमें फिर एक जगह ज़रूरत थी, तो सर ने फ़ोन करके पूछा कि अल्पना मतलब एक कैरेक्टर है, करोगी क्या? तो मैंने एकदम से सहमति दे दी। और जब वो पहला मेरा था, जिम्मी शेरगिल जी उसमें थे और यशपाल सर थे, बलजिंदर कौर मैम थीं, अच्छे लोग सभी अच्छे किरदार। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई। मैं कहूँगी कि जिस तरह से साहित्य में आदरणीय डॉक्टर कुँवर बेचैन जी और मेरे साहित्यिक गुरु जो हैं वो
दीपक नगाइच रोशन सर हैं। ऐसे ही मेरे अभिनय में गुरु मैं कह सकती हूँ कि एक थिएटर में लाने वाले राजेश कपूर सर थे, जिन्होंने क्या बात। शुरुआत की थी, और फिल्मों की ओर जो है आदरणीय यशपाल शर्मा सर ने शुरुआत की। जी जी, बहुत बढ़िया। और कुछ टीवी सीरियल्स में भी आपने कुछ विशेष भूमिकाएं आपने की हैं? नहीं सर, टीवी सीरियल नहीं किए हैं, शॉर्ट मूवी की है मैंने। मतलब वही शॉर्ट शॉर्ट मूवीज जी, जो टीवी हाँ के लिए जी, हाँ बनी, जी। के लिए, नहीं उनके सर, लिए। टीवी के लिए नहीं बनी थी, वो वैसे ही अच्छा। बनी थी। हाँ अच्छा। जी, जी जी जी। यूट्यूब वगैरह तो के लिए जैसे बनती है। अच्छा, अब ये अभी जो बहुत अच्छा समाचार मिला, जैसे मैंने शुरू में कहा कि दादा लक्ष्मी को इस बार जी, जी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरियाणवी फिल्म है, और यशपाल शर्मा जी ने बहुत मेहनत की इस पर, 3-4 साल लगाए इस पर, और आपकी उसमें विशेष भूमिका है। उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, किस तरह से ये इसमें आपका सम्मिलित होना कैसे रहा, जी, जी। और आपको जो दादा लक्ष्मी का की पत्नी का रोल उसमें मिला है, तो ये जी। उसके बारे में बताइए। जी, बिल्कुल, ये तो सौभाग्य से कम नहीं है सर मेरे लिए। ये यकीनन एक मतलब चाहे अब आगे चलकर भी कितना भी काम कर लें, लेकिन दादा लक्ष्मी फ़िल्म एक ऐसी मील का पत्थर रहेगी मेरे लिए कि उस फ़िल्म से जुड़ना, जो अभी रिलीज़ से पहले 60 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीत चुकी है वो फ़िल्म। और मेरा ये मानना है सर कि वो फ़िल्म जिस तरह से साहित्य में कालजयी कृतियाँ होती हैं ना, ऐसे ही फ़िल्मों की उसमें वो कालजयी कृति है, दादा लक्ष्मी। बिल्कुल सही बात है, सही बात कह रहे हैं आप। जी जी। और ये जो पुरस्कार है ना सर, कुछ कृतियाँ ऐसी होती हैं जिनका कद पुरस्कारों से बहुत ऊपर होता है। दादा लक्ष्मी का कद पुरस्कारों से बहुत ऊपर का है। क्योंकि मैंने वो संघर्ष, वो मेहनत, वो जीवट, वो साहस, वो लगन देखी यशपाल शर्मा सर की, जो इस फ़िल्म के दौरान उन्होंने काम किया है जिस तरह से। सबसे पहली बात तो ये है कि हरियाणा में उस तरह का वातावरण नहीं है। दूसरी बात प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं है, कार्य को लेकर उस तरह की गंभीरता नहीं है। तीसरी बात ये कि महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना जहाँ वो अपने आप को बहुत सुरक्षित भी महसूस करें और जिन्हें उन्हें बहुत मतलब स्वतंत्रता भी मिले उस तरह से। तो वो काम अगर किसी ने किया है ना सर, वो यशपाल सर ने किया है। क्योंकि फ़िल्म बना देना भर एक वो नहीं होता है सर, उसके साथ उस वातावरण को बनाना, पूरे पूरे हरियाणा को एकत्र करने का काम उन्होंने किया है इस फ़िल्म के ज़रिए। हालाँकि नेशनल अवार्ड जो है इससे पहले पगड़ी फ़िल्म को मिला है, राजीव भाटिया जी ने बनाई थी और उससे पहले लाडो फ़िल्म को मिला था, अश्विनी जी चौधरी जी की ने बनाई जी थी। जी कमाल की जी जी। फ़िल्में थी दोनों, उसमें आशुतोष राणा जी थे लाडो में और पगड़ी बहुत क्लासिकल फ़िल्म रही। सतरंगी फ़िल्म को मिला, संदीप शर्मा जी ने निर्देशित की थी, बहुत प्यारी फ़िल्म वो भी, नरगिस नांदल जी उसमें हीरोइन थी। और उसके बाद अब दादा लक्ष्मी फ़िल्म को मिला है। लेकिन अब जो है एनवायरनमेंट जो बना है ना सर, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में हरियाणवी सिनेमाई परिदृश्य को बदल करके रख देगी ये फ़िल्म, क्या दादा बात है। लक्ष्मी। बिल्कुल। तो क्या और उससे मतलब तो उसका जी, बैकग्राउंड बता दीजिए, फिल्म का क्या है, जो दादा लक्ष्मी बहुत बड़े दादा व्यक्ति थे। लक्ष्मी जो हैं सर वो हरियाणा के सूर्य कवि कहे जाते हैं। वो जो हैं एक ऐसे व्यक्ति कबीर की भांति जिन्हें आप मान सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बावजूद उनके जो है उन्होंने बहुत सारे सांग लिखे नहीं कह सकते मतलब सांग कहे लोगों ने लिखे बाद में और उन्होंने बहुत सारे गीतों की रचना की, बहुत सारी उन्होंने कृतियाँ ऐसी दी हैं जो नायाब हैं, दुर्लभ हैं और जो जीवन दर्शन से ओतप्रोत हैं, जिनकी एक-एक पंक्ति में कमाल का गहन जीवन दर्शन जो है वो भरा हुआ है सर। तो ऐसे व्यक्तित्व का जो जीवन संघर्ष रहा, हरियाणा जैसे जिसको कि कई बार हमारे यहाँ सर मज़ाक-मज़ाक में कह देते हैं कि यहाँ कल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर है। हरियाणा के बारे में अक्सर नहीं, अब तक ये एग्रीकल्चर कहा जाता था। एग्रीकल्चर तो अल्पना है ही, लेकिन उसको आप कल्चर में मिक्स कर दिया है। अच्छा लेकिन अच्छा। ऐसे ऐसे मतलब जहाँ पर साहित्यिक शायद उस तरह से रही है उर्वरा भूमि, मैं ये नहीं कहूँगी, कलाकार बहुत अच्छे-अच्छे निकले हैं हरियाणा से। लेकिन उस दौर में जब उन्होंने किया होगा, आज से 100 साल पहले रहे वो और उन्होंने जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने सांग खुद लिखते थे सर और खुद उसका मंचन करना और लोगों तक पहुँचना और जिस जीवट और साहस से उन्होंने ये काम किया, दुर्गम परिस्थितियों से निकल कर के, तो इसीलिए उन्हें शेक्सपियर भी कहा जाता है सर हरियाणा का। क्या हरियाणा के बात। शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है उन्हें। तो उन पर ये फ़िल्म है और इसमें उनकी पत्नी का जो किरदार है, भरपाई उनकी पत्नी रही, वो मुझे करने का सौभाग्य मिला, ये यकीनन मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यशपाल सर इसमें जो हैं वो लक्ष्मी चंद का किरदार कर रहे हैं और
मतलब लक्ष्मीचंद की धर्मपत्नी का किरदार जो है वो मुझे अवसर मिला। तो ये उपलब्धि तो है ही सर, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, यकीनन ये तो अवार्ड आपको मिलने जैसा। आपको ये भूमिका, इस भूमिका के लिए कितना श्रम करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी? स्वाभाविक है कि इतना बड़ा चैलेंज, चुनौती आपके सामने थी। तो जी जी। सर, इसमें असल में क्या है कि ये जो 2 पार्ट में फ़िल्म बनेगी अभी, चूँकि पहला पार्ट है तो इसमें बहुत संक्षिप्त सी भूमिका है मेरी, लेकिन जो सेकंड पार्ट आएगा शायद उसमें ज़्यादा हो। तो इसमें विशुद्ध देसी दिखना सबसे पहले। अब चूँकि मैंने बताया गुर्जर बिरादरी से हैं, चाची, ताई, दादी सारा वो परिवेश जो है रचा-बसा तो है ही कहीं भी पर। इवन ससुराल में भी जाते हैं तो आज भी घूंघट करना होता है। तो वो उस तरह से तो कोई मेरे लिए उतना नहीं रहता क्योंकि वो जीवन जिया है सर, वो जी रहे हैं हम। तो उस तरह से था सर, तो वो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। बाकी सबसे बड़ी बात ये है कि यशपाल शर्मा सर के निर्देशन में कार्य करना, चीज़ें बहुत सहज हो जाती हैं। वो सहज कर देते हैं तुरंत। वो इतनी आत्मीयता से और वातावरण को ऐसा बनाते हैं, पारिवारिक सा वातावरण हो जाता है। तो वो खुद आप उन्हें देखेंगे कि किस तरह से बिल्कुल ठेठ हरियाणवी के तौर पर सामने आते हैं और एक तरफ आप उनका वो किरदार देखिए गंगा जल वाला वो बिल्कुल अलग उनकी छवि। अरे क्या तो बात! ये उनकी ख़ासियत है। सरलता और विनम्रता के मामले में मैंने 2 लोगों को बहुत अद्भुत पाया। एक आदरणीय डॉक्टर कुँवर बेचैन सर और एक ये आदरणीय यशपाल सर। उतने ही सहज और विनम्र जितना ऊँचा कद है। तो इस तो फ़िल्म पूरी शूटिंग हरियाणा में ही हुई होगी या हाँ जी, कहीं कहीं जाना पड़ा आपको? सिरसा के पास जानकी कला जो है उनका गाँव रहा लक्ष्मीचंद जी का, तो उसी के आस-पास सर ज़्यादातर शूट हुआ है। जी, जी। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा लगेगा थोड़ा-सा इस कार्यक्रम में वो भी हम सम्मिलित करें। कोई ऐसा संवाद आपका जब आप लक्ष्मीचंद जी के साथ बैठी हैं, तो कोई आप आपस में संवाद चल रहा है, तो नहीं उसको सर, ऐसा थोड़ा-सा नहीं है क्योंकि नहीं सर, जी, संवाद इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि ना पूरी फ़िल्म जो है बैकग्राउंड उस पे चलती है, बैक फ्लैश में चलती है, लेकिन फ्लैशबैक जिसे संवाद कहते तो हैं। डायलॉग तो होंगे, नहीं संवाद तो सर, नहीं है? मैं बताती हूँ सर आपको, कहानी जो आरंभ होती है वहाँ लक्ष्मीचंद जी की डेथ का सीन चल मतलब पहले नेहरू जी से मुलाकात और उसके बाद वो मतलब मृत्युशैया पर एक तरह से हैं और वो मरते-मरते रागिनी गा रहे हैं। गा ओह! गाते-गाते मरना चाहते हैं वो जी, वो जी, ऐसे जी। नहीं जाना चाहते कि मैंने ज़िंदगी भर गाया-बजाया, मैं गाते-बजाते जाऊँगा। तो उस तरह से दृश्य परिवार पूरा दिखाया गया है वहाँ पे, फिर उनकी वहाँ डेथ हो जाती है। हम बुरी तरह वहाँ पे रो रहे, पत्नी दौड़ के आती है और एकदम तो वहाँ से फिर एकदम से फ्लैशबैक जहाँ उनका जन्म हुआ, उस तरह से है सर पूरी मूवी। तो अब जो है आगे जब सेकंड पार्ट बनेगा तो उसमें क्योंकि फिर उसके बाद यंग लक्ष्मी वो हितेश शर्मा जी ने किरदार किया है यंग लक्ष्मी का और अभी उनकी शादी के सीन भी नहीं आए। तो वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा सर सारा। तो चलिए हम यही कामना करते हैं कि वो उसका जो दूसरा भाग है, वो भी जी। शीघ्र बने और हमारे सामने आए, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है कि अब लगभग काम तो उस पर शुरू हो गया होगा या अभी नहीं सर, वो जी, बिल्कुल तैयार है रिलीज़ के लिए, बिल्कुल सारा काम हो गया है, बस अब उसकी प्रमोशन करके और 1 नवंबर को रिलीज़ कर दी जाएगी। क्या बात है, सर ने बहुत बताया जैसा कि शायद 1 नवंबर तक और बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया सर सारा, नहीं तो अब तक रिलीज़ हो जाती। चलिए बातचीत हम आगे और जारी रखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपको अल्पना याद है कि सबसे पहली कविता आपने किस मंच पर और कौन-सी सुनाई? कुछ आइडिया है आपको? ऐसे तो ध्यान नहीं मुझे। जी, जी। मुझे बोलूँ इसीलिए कहते हैं मैं भूल जाती हूँ सर कुछ चीज़ें। जी, जी। तो और कोई मुक्त छंद कविता सुनाइए, अच्छा लगेगा। मुक्त छंद तो मैं नहीं लिखती हूँ सर, लेकिन ये गज़ल और मैं आपके सामने रखना चाहूँगी अगर आप आपका चाहें तो। स्वागत है, सुनाइए, सुनाइए। जी, जी, जी। एक हिंदी में गज़ल कहने की कोशिश की है सर देखिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, स्वागत है आपका। कि बाहर से है शांत बहुत, बाहर से है शांत बहुत, पर भीतर आक्रांत बहुत। बाहर से है शांत बहुत, पर भीतर आक्रांत बहुत, ये इंसानी जीवन है, ये इंसानी जीवन है, रहता है आक्लांत बहुत। क्या ये बात है! इंसानी जीवन है, रहता है आक्लांत बहुत और इस शेर पर ध्यान चाहूँगी कि अंतिम छोर नहीं दुःख का,
अंतिम छोर नहीं दुख का, सुख के हैं सीमांत बहुत। क्या बात। अंतिम छोर नहीं दुख का, सुख के हैं सीमांत बहुत। दुख लाचारी तड़पन के, दुख लाचारी तड़पन के, हम पे हैं वृतांत बहुत। वाह वाह वाह, दुख बहुत सुंदर। लाचारी तड़पन के, बहुत शुक्रिया। दुख लाचारी तड़पन के, हम पे हैं वृतांत बहुत। और संबंधों की लय बिगड़ी, संबंधों की लय बिगड़ी, फिर रिश्ते हैं अतुकांत बहुत। क्या बात है, क्या बात है। संबंधों की, बहुत। बहुत शुक्रिया। संबंधों की क्या लय बिगड़ी, जी जी जी। रिश्ते हैं अतुकांत बहुत। और मूढ़ न ज्ञानी हो पाया, मूढ़ न ज्ञानी हो पाया, भले पढ़े वेदांत बहुत। क्या मूढ़ बात है। न ज्ञानी हो पाया, भले पढ़े वेदांत बहुत। बाहर से है शांत बहुत, पर भीतर आक्रांत बहुत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखिए, शुक्रिया। कवि भी है आप, कविताएं भी लिखती हैं आप, एंकरिंग भी आपने की है। देखिए, अखिलेंद्र मिश्र जी ने आपके लिए बहुत अच्छी प्रशंसा भेजी है। अरे बहुआयामी व्यक्तित्व है अल्पना जी। अरे सर, शुक्रिया सर। नहीं सर, चलिए, आप लोगों के सामने तो कुछ भी नहीं है सर, हम तो सीख रहे हैं बस सभी। क्या बात है, क्या बात है। और पिलकेंद्र अरोड़ा जी ने कहा, उत्कृष्ट गजल, उत्कृष्ट शब्दावली। बहुत उन्होंने शुक्रिया प्रिकेंद्र जी, आपके लिए बहुत कहा है। शुक्रिया। मैं डॉक्टर अल्पना आपसे ये कहूंगा कि बाद बाद में आप सब, जब ये कमेंट्स जो मित्रों के आए हैं, आप इनको देखिए, इनको आप रिस्पॉन्स करिए, अच्छा जी लगेगा, जी, है ना। जरूर सर। तो जी, बातचीत हम जारी रखेंगे। ये बताइए कि अब वर्तमान में क्या प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे, क्या मतलब अब देखिए ना, एंकरिंग अभी अब चालू जारी नहीं है, उसका करती वो हूँ सर, छोड़ अभी एंकरिंग करती हूँ सर। करते, अब एंकरिंग भी आप हाँ जी। करती हैं। अब जी, पत्रकारिता बिल्कुल अब छोड़ दिया आपने, या पत्रकारिता में अभी आपका दखल है, अभी लिख रही हैं आप? वो सब मैंने मतलब बीच में अमर उजाला में जो है, मतलब आधी दुनिया पेज के लिए आर्टिकल घर से ही भेजने का, इस तरह से करती रहती हूँ सर। जी जी जी। जी। तो अभी वो चल रहा है। हाँ, बीच बीच में भेजती रहती हूँ सर, ऐसे मतलब कंटिन्यूअस वो नहीं है, थोड़ा बहुत नहीं, कभी मेरी कभार। मेरी एक ही उत्सुकता थी कि देखिए, आपने जो रंगमंच का जिक्र किया है, थिएटर जी का, जी तो जी। थिएटर क्या अभी आपका चल रहा है, या उसको आप बिल्कुल छोड़ दिया आपने? थिएटर छूट गया सर, और मेरी तमन्ना है कि जब मैं फ्री हो जाऊंगी बिल्कुल से घरेलू दायित्वों से, पर, तो मैं थिएटर जरूर करना चाहूंगी। पता नहीं क्या अभिशप्त है ये मामला, होता है सच में कि सर। जो जो थिएटर ज्यादा पसंद करते हैं, बाद में सिनेमा में तो जाएंगे, हर एक जगह जाएंगे, लेकिन थिएटर क्यों छूट जाता है? थिएटर छूट जाता तो है थिएटर सर। में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो पहले थिएटर में आए, फिर सिनेमा में गए, बहुत, फिर यहाँ तक कि वो सिनेमा से लौटकर फिर थिएटर में आ गए हैं। तो आपको एक मतलब थिएटर में आपने कार्य किया है, और सिनेमा में भी आपका अब कार्य चल रहा है, तो क्या लगा आपको कि थिएटर में कई चुनौतियां हैं ना, सिनेमा से? जी क्या लग रहा है जी। आपका, आपका नहीं अनुभव क्या सर, है? उसमें महिलाओं का तो छोड़ने का कारण मुझे जो लगता है ना ज्यादा, क्योंकि थिएटर में क्या है कि बहुत दिनों तक रिहर्सल, कंटिन्यूअस जाना, मतलब उस तरह पूर्ण समर्पण मांगता है सर थिएटर ना, पूरी तरह से समर्पण। हालांकि हम हर कार्य में अपना पूरा 100% देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें आप कई दिनों तक रिहर्सल में जा रहे हैं लगातार, समय अवधि आपका कोई फिक्स ऐसा नहीं रहेगा। फिल्म का क्या होता है ना सर, कि आपको जो है स्क्रिप्ट मिली, आपने अपने डायलॉग्स और मानसिकता बना करके पहुंचे, सेटअप लगा, एक दो शॉट तुरंत हुए और आप फ्री हो जाते हैं। मान लीजिए 5 दिन का है, 10 दिन का फिक्स होता है, लेकिन थिएटर में ऐसा नहीं होता है सर। जब तक सारे पात्र पूरी तरह से ढल नहीं जाते हैं कैरेक्टर में, तब तक हम जो है वो पूरी वो नहीं कर पाते। मेरी बड़ी तमन्ना है सर, मैं जरूर करूंगी थिएटर, जब भी मैं मतलब थोड़ा बहुत जिम्मेदारियों से वो हो जाऊंगी, मैं थिएटर जरूर करना चाहूंगी। तो थिएटर के दिनों को थोड़ा बहुत याद करिए, कुछ नाटक याद है जिनमें आपने कार्य किया है, काम किया है? हाँ जी सर, मैंने जैसे कॉलेज टाइम में किया था अपहरण भाईचारे का, तो वो नाटक जो है हमारा सिरसा जब गया था यूथ फेस्टिवल में, तो हुआ क्या था सर, उसके साथ बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ कि नाटक नहीं आया कुछ भी, और मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल गया सर वहाँ। अच्छा अच्छा। वो स्थिति ऐसी सर। अच्छा, बच्चे क्या होते थे ना, थिएटर से जुड़े लोग बहुत संवेदनशील और उस तरह से हो जाता है, वो रो रहे हैं कि हमारा क्यों नहीं आया, हमारा क्यों नहीं आया, नाटक क्यों नहीं आया। अब रस्ते में मेरी स्थिति ऐसी, अब मैं भी बड़ा मतलब दुखी और वो होके दिखा रही हूँ उन्हें, तू तो रहने ही दे, तेरा तो अवार्ड है। तो आपको अवार्ड तो तो आपको दिया?
जी, जी, अवार्ड मुझे मिला था और बेस्ट एक्ट्रेस का मिला था। ऐसे इंटर यूनिवर्सिटी पटियाला गए थे, वहाँ भी बेस्ट एक्ट्रेस का मिला। मतलब कॉलेज टाइम में अच्छा आनंद आता था सर। थिएटर का अपना एक अलग आनंद है, एक नहीं, अलग आपके दुनिया है। आपके थिएटर में तो इतनी रुचि थी, तो कभी आपको लगा ना कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना चाहिए, वहां पर फॉर्मली वहां क्वालिफिकेशन लेके फिर आपको और ज्यादा आपको वो मिल जाता। जी सर, मेरे पास अवसर आया था सर, बकायदा फॉर्म भी आ गया था। कुछ चीजें हम बहुत शायद हल्के में ले जाते हैं या कई बार परिस्थितियां माँ ने मना कर दिया, बोले कि 3 साल तक वहां रहना पड़ेगा, 4 साल तक, तो मतलब छोड़ो नहीं करना। एक बार बल्कि आकाशवाणी में करते हुए बीबीसी लंदन के लिए भी मुझे किसी ने बोला था कि करो कोशिश। तब लग हाँ ऐसा थोड़ा ही है, इतने बड़े उसमें कैसे हो जाएगा। तो कुछ चीजें कई बार हम भी छोड़ देते हैं, लगता है कि अरे नहीं बहुत बड़ी चीज है, नहीं होगा। और एनएसडी के लिए तो मेरे सर थे सतीश कश्यप जी। वो थिएटर के अच्छे समर्पित व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझे फॉर्म ला के दिया था कि अल्पना तेरे नाटक अच्छे खासे हो गए हैं और तू जो है ना मतलब लिटरेचर भी काफी पढ़ती है, ऐसे लोगों को हो जाता है, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, तू करके तो देखना। तू अब मुझे उस समय लगा कि अगर हो गया तो फिर कैसे मतलब, तो वो बस छूट गया सर। आया था मेरे पास ऑफर। तो अब वर्तमान में क्या आपके और प्रोजेक्ट चल रहे हैं? कौन कौन सा मतलब कोई सीरियल या कोई फिल्म वगैरह जी जी। उसमें? जी जी। अभी सर मैंने 2 वेब सीरीज की हैं। एक ओपरी पराई करके हरियाणवी वेब सीरीज है। वो जो है अभी शायद 1 डेढ़ हफ्ते में रिलीज हो जाएगी। तो उसमें जो हरियाणा में जो मतलब अ, ये जो अभी तक भी अंधविश्वास है कि भाई भूत आ जाता है इसमें, भूत आ गया, ओपरी पर आई आगी बोलते हैं उसे। तो वो उस पे आधारित है। मतलब वो विजेता दहिया जी हैं, बहुत अच्छे, उनको जानकारी भी है पूरे कैमरे की और सब बढ़िया टेक्निक इस्तेमाल करके अच्छा वो तैयार किया सर उन्होंने। ये वेब सीरीज आएगी और इसके अलावा एक वेब सीरीज जो है वो मुझे सौभाग्य मिला है एक बार फिर से यशपाल सर के साथ काम करने का। वो उसमें कॉलेज कांट वेब सीरीज है और इसमें इंस्पेक्टर का रोल है सर का, उनकी वाइफ का कैरेक्टर है मेरा। तो इसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार है, लेकिन ये जो है अक्टूबर तक शायद रिलीज होगी। और राजेश अमरलाल बब्बर जी हैं, बहुत उम्दा निर्देशक हैं, उन्होंने बनाई है। ये भी हरियाणवी वेब सीरीज है सर। और इसमें इसमें काफी संवाद अच्छे तरीके से मतलब बढ़िया। सर के आगे करते हुए थोड़ा वो लग रहा था कि वो तो इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, लेकिन हाँ अच्छा किरदार था मेरा। मैं उनसे मतलब उसमें ये था कि मैं उनसे तलाक मांग रही हूँ, तो उस तरह से अच्छा किरदार है सर। तो 2 ही वेब सीरीज हैं। एक फिल्म बॉलीवुड का प्रोजेक्ट है सर, वो लव रंजन प्रोडक्शन, उन्होंने नाम अभी फिल्म का नहीं रखा है। तो उसमें जो है रणबीर कपूर हैं, श्रद्धा कपूर हैं और डिम्पल कपाड़िया, बोनी कपूर, उन उस फिल्म में का हिस्सा हूँ। और उसमें रणबीर कपूर के दोस्त की मदर का रोल है और वो दोस्त हैं अनुभव सिंह बस्सी। बस्सी जो है वो कॉमेडी में बहुत बड़ा नाम है, कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन। उनकी मदर का रोल है मेरा। तो ये तो वर्तमान के आपके प्रोजेक्ट हैं, लेकिन अब जी। आगे के लिए क्या सोचा आपने? क्या अब आपको क्या मतलब कवयित्री बने रहना है या सिनेमा में ही अब अपने आप को एस्टेब्लिश करना है? ये जी जी, सर कुछ तो। मुझे ये लगता है ना, जी जी मैं माफी चाहूंगी आपको बीच में रोक दूं। नहीं, मुझे लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से कुछ ऐसा होता नहीं है। मैं मूलतः अपने आप को बहुत अव्यवस्थित सी वो मानती हूँ। और मुझे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो शायद साथ लेकर के चल रही है। क्योंकि ना जिस पृष्ठभूमि से हूँ, जिस तरह की स्थितियों में आर्थिक अभावों से जूझते हुए और बड़े मंच भी मिले, मतलब कवि सम्मेलन और मुशायरों में भी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों का साथ मिला। और एंकरिंग में, मंच संचालन में भी, अब जैसे अखिलेंद्र मिश्र सर जुड़े हैं, वो हमारे हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आते हैं, वहाँ हर बार मैं ही मंच संचालन करती थी। और अभी बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्रतिभा सुमन मैम और यशपाल सर का है, उसमें भी संचालन का अवसर मिल रहा है। तो मतलब सामने अखिलेंद्र सर बैठे हैं, राजेंद्र गुप्ता सर बैठे हैं, मनोज वाजपेयी जी बैठे हैं, यशपाल सर बैठे हैं, ऐसी शख्सियतों के सामने मैं बात कह पा रही हूँ, रख पा रही हूँ बतौर मंच संचालिका। तो ये मतलब सोच से परे की चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है कि स्वप्न बड़े देखने चाहिए सर, सोचना तो चाहिए बड़ा। और शायद फिर वो स्थितियां बनती चली जाती, क्योंकि मैं बच्चों से भी अक्सर यही कहती हूँ कि हम जिस दिशा में और जैसा सोचते हैं
वैसे वैसे लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, वैसा वैसा वातावरण बनना शुरू होता है और वो बहुत काम होता है। बहुत अच्छी बात सोचना कह अच्छा जी, चाहिए। जी, जी, ये जी, जी। अनुभूत की हुई चीज़ है सर। मैं जब जिस दिशा में सोचती हूँ, तो मुझे लगता है पता नहीं कौन-सी शक्ति है, जो अचानक से फिर उस तरह के लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, वैसी स्थितियाँ बननी शुरू हो जाती हैं और बहुत विपरीत परिस्थितियों से निकल कर के भी अच्छा-अच्छा होता रहा है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद अच्छे बने रहें, मेरा ये मानना है। कोई अगर हम वो नहीं करते ना सर, किसी लाग-लपेट में नहीं पड़ते, किसी तरह के आडंबर में नहीं पड़ते और ईमानदारी से चल रहे हैं, तो कोई तो हाथ थाम के चलता है सर। ऐसा मुझे हमेशा नहीं, लगता ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप विपरीत परिस्थितियों में से जीत कर निकल के आती हैं, तो है। आपके जी, लिए सफलता की राह खुद खुल जाती है और आगे आगे जी। जाने का आपको बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं, मौके मिलते हैं। उसमें कोई संदेह नहीं है, ये बात तो निश्चित है। और अब देखिए हरिओम सोनी हैरत जी भी जुड़ गए हैं, आपको नमस्कार। स्वागत भाई। जी, 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 बहुत कहते उम्दा हैं गायन रहता है हरिओम जी का, बहुत ही प्यारे। उन्होंने उन्होंने आपकी गजल को भी स्वर दिया जी, है। जी, जी। जी, मेरे जी, लिए जी। बहुत बड़ी बात सर और बहुत उम्दा गाया और लिखते खुद बहुत अच्छा हैं, बहुत अच्छे क्या बात। रचनाकार भी हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। चलिए बहुत अच्छा है, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, वे भी आगे जी, आगे बढ़ते रहे, बहुत अच्छा करते रहे। अच्छा, ये 2 साल जो कोरोना की परिस्थितियां रही, बहुत जी। परेशानियां भी रही, तो आपके आप तो इतने एक्टिविटीज हैं आपके, तो कैसे उनको कैसे आप उनमें कोई दिक्कत बहुत आ गई होगी आपको? नहीं सर, वो हुआ क्या ना कि ऑफ़लाइन तो सब बंद हो गया था, पर ऑनलाइन बहुत कुछ हुआ। जी, उसमें जी, बड़ा वही आनंद आया। क्या ऑनलाइन क्या गतिविधियां रही आपकी? जैसे कि लगातार काव्य गोष्ठियाँ वगैरह चलती रहती थी ऑनलाइन और साथ में बॉलीवुड इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल का जैसे मैंने बताया वो कोरोना में ही शुरू हुआ सर। प्रतिभा सुमन मैम ने इसका आगाज़ किया और यशपाल सर ने। उन दोनों का मंच है ये और उसमें जो है फिर हमने ऑनलाइन ही फ़िल्म फेस्टिवल किया सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी, जी। जी। बहुत कामयाब रहा, बहुत काम 2 साल लगातार ऑनलाइन ही हुआ है, इस बार शायद ऑफलाइन हो, नवंबर में होगा सर वो। तो वो एक ऐसा मंच है जिसमें कि जो भी नए फ़िल्मकार भी अगर फ़िल्में बना रहे हैं, उन सभी के लिए सुनहरा अवसर है, वो अपनी एंट्रीज़ भेज सकते हैं। भले ही शॉर्ट मूवीज़ हो, फीचर फ़िल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो, कुछ भी है, वो भेज सकते हैं और वो पूरे विश्व भर में आपकी फ़िल्में पहुँचती हैं फिर। चलिए बातचीत और आगे रखेंगे, अभी है हमारे पास 5-7 मिनट, तो जी। एक और रचना सुनाइए आप। जी, जी, मैं एक और ग़ज़ल रखती हूँ, देखिएगा। जी, देखिएगा, इश्क के बारे में लोग जो कहते हैं, उसी को शब्दों में बाँधने की कोशिश क्या की है। बात है, आपका मेरी स्वागत। नज़र में इश्क क्या है? मतला कुछ यूँ है कि जब भी होता है, जहाँ होता है। क्या जब बात है, भी होता है, जहाँ होता है, इश्क इबादत का बयाँ होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। जब भी होता है, जहाँ होता है, इश्क इबादत का बयाँ होता है। इश्क में शर्त नहीं है वाजिब। इश्क में शर्त नहीं है वाजिब, इश्क शर्तों पे कहाँ होता है। वाह, वाह, वाह! बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया सर। इश्क में शर्त नहीं है वाजिब, इश्क शर्तों पे कहाँ होता है, इश्क रग-रग में बहे खून जैसा, इश्क रग-रग में बहे खून जैसा, रूह तक में भी रवां होता है। इश्क रग-रग में ऐसा, रूह तक में भी रवां होता है ज़रूरत ही कहाँ लफ्ज़ों की। है ज़रूरत ही कहाँ लफ्ज़ों की, इश्क आँखों से बयाँ होता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। शुक्रिया। है जी, जी। ज़रूरत ही कहाँ लफ्ज़ों की, इश्क आँखों से बयाँ होता है और जब इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक उस सत्ता तक पहुँचने का जो सफ़र है कि ज़र्रे-ज़र्रे में नज़र आए वही, वाह, वाह, वाह! ज़र्रे-ज़र्रे में नज़र आए वही, हर घड़ी उसका गुमा होता है। वाह, वाह! क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत। ज़र्रे-ज़र्रे में नज़र आए वही, हर घड़ी उसका गुमा होता है। जब भी होता है, जहाँ होता है, इश्क इबादत का बयाँ होता है। बहुत वाह! शुक्रिया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत तो शुक्रिया। इसी इसी क्रम में एक और हो जाए, एक और हो जाए। जी, जी। जी, जी। देखिएगा कि तो अच्छा, प्रकृति पे कुछ लिखा है आपने?
हाँ जी, मैंने ऐसा सोच के तो नहीं, लेकिन हाँ, रचनाओं में प्रकृति तो आती ही आती है। जी, अ, जी, जी। मैं एक रखती हूँ आपके सामने कि जूही चंपा टेसू और कचनार की बातें करें। क्या बात है! जूही चंपा टेसू और कचनार की बातें करें, ये जरूरी है कि अब हम प्यार की बातें करें। वाह, वाह! बहुत बढ़िया। जूही चंपा टेसू और कचनार की बातें करें, ये जरूरी है कि अब हम प्यार की बातें करें। और एक मशीनी दौर में कैसे जिएगा आदमी, एक मशीनी दौर में कैसे जिएगा आदमी, जिंदगी के वास्ते इतवार की बातें करें। बहुत बढ़िया, जिंदगी बहुत के वास्ते जी, इतवार की बातें करें, और रंजिशों से कुछ नहीं हासिल हुआ करता कभी, रंजिशों से कुछ नहीं हासिल हुआ करता कभी, छोड़िए बेकार क्यों हथियार की बातें करें। वाह, वाह! भई इसको फिर से सुनाइए। बहुत बढ़िया, बहुत जी, अच्छा, जी, जी। बहुत अच्छी पंक्ति है। रंजिशों से कुछ नहीं हासिल हुआ करता कभी, रंजिशों से कुछ नहीं हासिल हुआ करता कभी, छोड़िए बेकार क्यों हथियार की बातें करें, और अपने घर के मसले सुलझाइए पहले हुजूर, क्या बात है! अपने क्या घर के मसले सुलझाइए पहले हुजूर, बाद उसके शौक से सरकार की बातें करें। क्या बात है! क्या बात है! बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। जी, बाद बहुत उसके शौक से सरकार जी, की बातें करे, और थक गई हो जिंदगी और दिल भी कुछ बेचैन हो, वाह, वाह! थक गई हो जिंदगी और दिल भी कुछ बेचैन हो, गुनगुना कर गीत उस दिलदार की बातें करे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। गुनगुना कर गीत, बहुत शुक्रिया सर। गुनगुना कर गीत उस दिलदार की बातें करें, और जिंदगी जिंदा दिली से जीने में ही लुत्फ है, जिंदगी जिंदा दिली से जीने में ही लुत्फ है, जिंदगी को लेके क्यों बेकार की बातें करें। बहुत बढ़िया। जिंदगी को लेके क्यों बेकार की बातें करें, और अपनी नन्ही कोपलों को कीजिए महफूज अब, अपनी नन्ही कोपलों को कीजिए महफूज अब, ये जहां वाले भले ही खार की बातें करें, ये जहां वाले भले ही खार की बातें करें, और रंजो गम सब भूल जाओ अब तो तुम भी अल्पना, वाह, मक्का वाह! हुआ है। रंजो गम सब भूल जाओ अब तो तुम भी अल्पना, आओ बैठे साथ हम सब प्यार की बातें करें, बहुत बढ़िया, आओ बहुत सुंदर, बैठे साथ हम सब प्यार की बातें करें, बहुत बढ़िया, जूही बहुत चंपा टेसी और कचनार की बात। बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया सर, बहुत बहुत बढ़िया। शुक्रिया। तो कभी आपका मन नहीं कर रहा है कि आप भी कोई अच्छी-सी फ़िल्म बनाएँ? फिल्म बनाना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है सर। लेकिन हाँ, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए मेरा बहुत दिनों से ध्यान जा रहा है कि कहानी लेखन एक अलग तरह का वो है। अभी कुछ दिनों से मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ सर कि कुछ प्लॉट्स दिमाग में घूम रहे हैं बहुत, मतलब मुझे लगता है कि मैं अक्सर ये मानती हूँ कि हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी ना एक उपन्यास है, जिसमें बहुत सारे उपकथाएँ साथ-साथ चलती हैं। अब या क्या तो उन उपकथाओं को उठा कर के कहानियाँ ही बना दी जाएँ, या पूरा एक उपन्यास ही रच दिया जाए। तो कुछ ऐसा लगता है मुझे कि मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी उपकथाएँ भी रही हैं, और उपन्यास की तरह जो ज़िंदगी चली है, अलग-अलग जो वो रहे हैं। तो कुछ प्लॉट्स हैं सर दिमाग में, तो लिखने का मन है उन सबको, और स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए मैं सोच रही हूँ, कुछ किया तो जाए। आपको लग नहीं रहा कि इसी बहाने आपको गद्य भी लिखना चाहिए जी, आजकल कहानी? बहुत शिद्दत से महसूस हो रहा है सर कि मतलब डायरी विधा खैर एक अलग तरह का अपना वो है। डायरी विधा का काम, डायरी तो मैं लिख लेती थी। लेकिन अब मन कर रहा है कि कुछ गद्य में ना ज़ोर आज़माइश की जाए थोड़ी बहुत। क्या बात पात्र है! ऐसे घूमते रहते हैं साथ-साथ। अब कुछ दिनों से तो बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लिखा जाना चाहिए। जी, जी, जी। तो ये जो आपके ये जो जैसे हरियाणवी फ़िल्म फेस्टिवल है या जी, और भी बॉलीवुड वगैरह, तो ये आपका निरंतर चलता रहता है। हाँ जी। वो विशेषकर आपके कार्यक्रम शनिवार को होते हैं, तो हाँ, वो इसमें क्या बॉलीवुड वो इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में होते हैं सर, हमारा लाइव रहता है लेट्स टॉक, हर जी, जी। सैटरडे होता है। जी। तो और हरियाणवी का भी है, हरियाणवी फ़िल्म फेस्टिवल उसमें भी हाँ आपका जी।
तो क्या वो इस अब बार मैं नहीं जा पाई थी सर उसमें, लेकिन हाँ, वो जब भी होता है तो मैं अभी तक उसके मतलब शुरुआती दौर से जुड़ी रही। धर्मेंद्र डांगी जी हैं, वो करते हैं और बहुत उम्दा उन्होंने मतलब एक माहौल बनाया है हरियाणा में फ़िल्म देखने। क्योंकि सबसे पहली ज़रूरत है सर कि अच्छे दर्शक तैयार करना। दर्शक कैसे तैयार किए जाएँ? तो अच्छे दर्शक तैयार करने का काम फ़िल्म फेस्टिवल का बहुत योगदान रहता है उसमें। और यशपाल सर तो पूरी सक्रियता से भागीदारी करते हैं उसमें, हमेशा फाउंडर मेंबर्स में हैं। ये जो हर साल गोवा में इंडिया जी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, तो उसमें आपका जाना होता है? उसमें कोई सर किसी उसमें समय? नहीं जा नहीं, जी, उसमें नहीं मतलब जा जो पाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो फिल्में जी, आती उसमें, और जो जिनका वहाँ पर शोज होते हैं, तो जी, जी, उसमें जी। आपको जाने का अभी कोई मन नहीं बना, या मौका नहीं मिला? नहीं सर, मैं 3 फ़िल्म फेस्टिवल से जुड़ी हूँ अभी तो। एक तो हरियाणा इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, उसमें भी मतलब एंट्रीज़ बाहर का सिनेमा भी होता है सर। क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तीनों तरह का सिनेमा होता है उसमें भी। और इसमें बॉलीवुड इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल जो प्रतिभा मैम और यशपाल सर का है, और साथ में एक काशी इंडियन इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल होता है। तो वो भी मैं करती हूँ उसमें। मुझे अब ज़हन से नाम निकल रहा है, लेकिन पिछले 2 साल से मैं उसमें गई हूँ, संचालन के लिए गई हूँ सर। तो वो करते हैं सर। 3 फ़िल्म फेस्टिवल से अभी मैं जुड़ी हूँ लगातार। तो अब जो आपकी ये विशेष गतिविधियां हैं, इनके अतिरिक्त आपकी रुचि किस में है? जैसे कई लोग पेंटिंग करते हैं, संगीत जानते हैं, या और कोई ऐसे नाटक, तो आप नाटकों में तो आपने कार्य किया ही है, और किस में रुचि है आपकी विशेष रूप से? ऐसा कुछ नहीं है ऐसा तो ख़ास, बाकी तो लेखन करके बड़ी खुशी मिलती है सर। जिस दिन कोई एक ग़ज़ल हो जाती है या गीत लिखा जाता है, बड़ा मज़े का दिन बीतता है पूरा। पूरे दिन उसी को गाते, गुनगुनाते ना। तो बाकी ये है कि सब मैं मतलब सुनने का शौक बहुत है, पढ़ने का मतलब रहता है। सुनने का भी बहुत है सर। और अच्छा मतलब आजकल मुझे एक शौक चर्राया है, कुछ अलग-सा है। पाकिस्तानी जितने भी नाटक हैं, उन्हें देखती हूँ सर। पता नहीं क्यों वो ज़्यादा नज़दीक लगते हैं मुझे साहित्य के। वो ज़्यादा नज़दीक लगते हैं मुझे असल हकीकत के। मेरे फ़ेवरेट हो गए हैं सर बहुत सारे किरदार, और बहुत इमोशनल और वैसे ड्रामाज़ रहते हैं और किरदार बहुत जीवंत अभिनय करते हैं सभी। वो नहीं, ये आजकल आप मुझे बहुत। बात छेड़ी, मैं सोच रहा था बात अब समाप्त करूं, उस पर 2 मिनट आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। ये जो जी, आपने कहा पाकिस्तानी जो ड्रामा आते हैं उनको आपने हुँ, जीवन के बहुत नजदीक पाया है, क्या वो जी। कथानक के जो प्लॉट के दृष्टि से आप कहते हैं, या उनका जो प्रेजेंटेशन होता है, या दोनों उनका? दृष्टियों से सर। जी जी। तो क्या हमारे यहाँ आप? मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं कहूँगी कि गलत हो रहा है या जो भी है। हमारे यहाँ पर मालगुडी डेज़ भी आता रहा है, जो बहुत यथार्थवादी और बिल्कुल हमारे यहाँ तो नज़दीक बहुत में बहुत बैठता है। अच्छे अच्छे सीरियल्स बहुत और। रहे हैं सर, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल गया कि बहुत हेवी-हेवी मतलब गहने-वहने पहन के, हेवी साड़ियाँ पहन के, और वो जो कल्चर दिखाया जाने लगा अब सीरियल्स में, तो वो थोड़ा-सा हमें दूर कर देता है सर। लेकिन मैंने ये फ़र्क देखा सर, एक तो सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ लगी ना सर मुझे, जो इन दिनों हमारे हिंदुस्तानी नाटकों में कम हो गई है, होनी चाहिए, पहले थी सर काफ़ी, अब कम हो गई है कि साहित्यिकता से थोड़े दूर हो गए हैं। ये चिंता है आपको? जी। और वहाँ जी। के आप नाटक देखेंगे ना सर, वो अपने संवादों में शायरियाँ बोलते नहीं, क्या पता वो पुराने नाटक हों, तो जैसे हमारे पुराने नाटक आते हैं। थे, या हाँ, वो पुराने थे सर सीरियल। साहित्य के नज़दीक बिल्कुल, वो लेकिन साहित्यिक लेकिन कृतियों पर ही लेकिन आधारित होते थे। लेकिन वर्तमान की क्या स्थिति है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हाँ, वर्तमान के जो हमारे नाटक है ना सर, उनमें बदलावों की ज़रूरत है। कथानकों में भी वही सास-बहू टाइप ड्रामाज़ वो जो है ना सर, काफ़ी लंबा सिलसिला हो गया, वो बदलना चाहिए। खैर, ये तो एक अलग विषय है, इस पर हाँ अलग से जी। बात हो सकती है। इस पर कभी फिर हम आपको बुलाएंगे, और भी मैं कोशिश करूंगा आपके साथ और किसी को बुलाकर इस पर, क्योंकि ये कुछ गंभीर प्रश्न हैं, गंभीर है चिंताएं सर, हैं, बिल्कुल, जिन पर बिल्कुल। विचार करना ज़रूरी है, जिन पर सोचना ज़रूरी है कि किस तरह से हमारे जो इस तरह के जो प्रेजेंटेशंस हैं उनमें बदलाव आना चाहिए, प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से, कथानक की दृष्टि से, और ओवरऑल जो प्रोडक्शन उसकी क्वालिटी है उसकी दृष्टि से। और आपको स्वयं कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसी कोई बात है कि जो अभी आप से मिस हो रहा है, जो आप कहना चाह रही हैं?
नहीं सर, बस मैं उनका नाम संक्षिप्तता में ले पाई। मेरे जो साहित्यिक गुरु रहे आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के निर्देशन में तो मैंने पीएचडी की सर, लेकिन जिन्होंने मुझे गजल की कहन सिखाई, जिन्होंने गजल कहना सिखाया वो आदरणीय जो है दीपक नगाइच रोशन सर हैं राजस्थान में। उनको मैं जरूर नमन करना चाहूंगी, उन्होंने बहुत उनकी बड़ी भूमिका। वो सर आपकी तरह ही जो है जैसे लाइव आप करते हैं ना सर, ऐसे वो फेसबुक पर जो है चलाते थे एक पटल, नवोदित साहित्यकार मंच, और उन्होंने इतने बच्चों को तैयार किया। हरिओम जी भी उसी में जुड़े रहे, हरिओम भाई। तो बहुत सारे बच्चों को उन्होंने तैयार किया, गजल की कहन सिखाई है, और बहुत बड़ा योगदान है सर, उनको मैं चलिए नमन बहुत करती बढ़िया। और इस बीच में हमारे बहुत सारे मित्र जुड़े थे, अभी भी जुड़े हैं। प्रेमवदा पांडे जी भी जुड़ी है, अब रोमेश पंडिता हूँ। जी भी जुड़ गए हैं। तो अब इनके लिए दो शब्द आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं तो सच में सौभाग्यशाली मानती हूँ कि सभी अपने-अपने क्षेत्र के इतने महारथी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं। प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। समय बहुत मतलब इतना व्यस्तता भरा दौर है, ऐसे दौर में भी आपने समय निकाला, मुझे सुना। बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए। दिल से नमन आप सभी को। बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए और सर सबसे ज़्यादा आपको आभार करती हूँ, वाक़ई आपसे गुफ्तगू करके इतना आनंद आया ना सर, और जिनको हम सुनते रहे हों, जिन्हें देखते रहे हों, जिनको जिनको पास जाकर के बात करने की इच्छा हो, आज उनसे इतनी लंबी गुफ्तगू होना मेरे लिए बहुत बेशकीमती बात है सर। बहुत शुक्रिया सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अल्पना सुहासनी, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे भी अब सर। इसके साथ ही मैं आपका मतलब धन्यवाद करता हूँ, आप आए हमारे साथ। और विशेषकर शुक्रिया जो तो मित्र, आपका। विशेषकर जो मित्र हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने, देखिए आपने सही कहा कि आज के दौर में जहाँ इतनी व्यस्तताएं हैं, इतने जी, जी, काम हैं, घर में, परिवार में और बाहर भी, और जी, समय निकाल कर इतने समय के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और आपको सुनते रहे, ये बहुत अच्छी बात है। तो जी, वाक़ई। बहुत बहुत धन्यवाद अल्पना जी, नमस्कार। बहुत शुक्रिया सर, प्रणाम। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज हमारे साथ उपस्थित थे डॉक्टर अल्पना सुहासनी, जो एक सुपरिचित अभिनेत्री, कवयित्री, एंकर और पत्रकार हैं। मैं अब मित्रों का भी आभार व्यक्त करता हूं, हमारे साथ जुड़ गए। अब मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।